वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म्स और उनके एक लाइन में डेफिनेशन, जो कि अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसको आप एज अ डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको कई पार्ट में लाऊंगी क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो एक बार में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो आज हम लोग पार्ट्स फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम ए से स्टार्ट करेंगे, यानी कि ए अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते करते हम पूरा जेड तक जाएंगे, जो भी टर्म्स होंगे इकोनॉमिक्स के। तो अब देखिए, पहला तो हमारा है एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट अक्सर आप एग्ज़ाम्स में देखेंगे कि एवरेज कॉस्ट पूछा बार बार आता है और हमको उसके बारे में पता नहीं होता है, या तो बहुत किसी ने पढ़ा हो तो उसको पता हो। तो देखिए, हमें टोटल कॉस्ट तो पता ही है कि टोटल कॉस्ट क्या होता है, और एवरेज का मतलब होता है, नॉर्मली अगर हम देखें तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं, टोटल में से जितना है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, यानी कि जितने टोटल नंबर हैं और जितना टोटल है वो n से हम डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारा एवरेज कहलाता है। उसी तरह से इकोनॉमिक्स में एवरेज कॉस्ट, जब कॉस्ट की बात आ गई तो जो टोटल कॉस्ट होगा, टोटल कॉस्ट को हम आउटपुट से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा एवरेज बन जाता है। अब चलते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की तरफ। तो सेम वही नॉर्मल, अगर हम देखें एवरेज की बात करते हैं तो जितने नंबर्स हैं उन नंबर्स का टोटल, और जितने भी हैं, मान लीजिए कि नंबर का जो सम है वो 25 है और टोटल नंबर 5 है, तो अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो वो हमारा ये तो एवरेज निकलेगा। लेकिन अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो हम टोटल कॉस्ट से तो एवरेज निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है और एवरेज कॉस्ट पूछा जाएगा तो हम उसे फिर से आउटपुट से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकल आएगा। उसी तरह से एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, तो जितने भी आउटपुट जो भी आउटपुट निकलता है वो कुछ ना कुछ इनपुट से निकलता है। तो आउटपुट को इनपुट से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट। अब आते हैं एवरेज रेवेन्यू पे। तो मान लीजिए कोई कमाता है, मतलब कोई कमाता है, तो हम उससे पूछे अगर जाके डायरेक्ट कि अच्छा तुम बताओ तुमको कितना टोटल रेवेन्यू तुम्हारा कितना है, तो वो शायद ना बताए। लेकिन अगर हम उसे पूछेंगे अच्छा एवरेज बता दो कि तुम एवरेज कितना कमा लेते हो, तो वो क्या करेगा, जितना कमाया है और जितने दिन में कमाया है वो उससे डिवाइड कर देगा। तो वैसे ही एवरेज रेवेन्यू अगर हमें निकालना है तो टोटल रेवेन्यू में से हम आउटपुट को डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा एवरेज रेवेन्यू निकल जाता है। अब देखिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। जिस तरह से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है, जिस तरह से एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमने पढ़ा, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी होता है। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से डिवाइड कर रहे थे, अब यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे अपने आउटपुट को। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, वो तो एवरेज से रिलेटेड कंसेप्ट था। उसके बाद कुछ मार्जिनल के भी कंसेप्ट होते हैं, तो वो मैं जब एम अल्फ़ाबेट आएगा उस टाइम आपको बताऊंगी। अभी ए से रिलेटेड। अब देखिए, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो यही सारे टर्म्स आते हैं जो कि हमें लगता है कि अरे बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो इसीलिए ये टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको समझ लेंगे तो हमें सब कुछ आसान लगने लगेगा। तो देखिए, ब्रॉडर मनी जो होता है वो होता है सी प्लस डी डी प्लस ओ डी। सी का मतलब करेंसी, डी का मतलब डिमांड डिपॉजिट और ओ का मतलब अदर डिपॉजिट। और इसके साथ ये जो M3 है, यानी कि ब्रॉडर मनी की बात कर रहे हैं, तो सी प्लस डी डी प्लस ओ डी होता है। उसके बाद इसमें टाइम डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ जाता है। लेकिन जब हम इसी M3 में हम इसको हटा देते हैं तो जो होता है वही एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज होता है, ये M1 हो जाएगा। यानी कि पूरा M1 हमारा एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज। एग्रीगेट का मतलब होता है समग्र, मॉनेटरी का मतलब मनी के वैल्यू में कौन से रिसोर्सेज हैं, तो वो मतलब ब्रॉडर मनी में से हम पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट को हटा देते हैं, टाइम डिपॉजिट का पोस्ट ऑफिस के, तो हमारा एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज मिल जाता है।
तो यानी कि एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स में जो भी हम डिमांड करें, जो भी अदर डिपॉजिट्स हो, डिमांड डिपॉजिट, तो ये सारी चीज़ें एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज के पार्ट होते हैं। अब हम आते हैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स। ये क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए ऑटोमेटिक का मतलब होता है कि अचानक से कुछ हमारे साथ हो जाए, तो वैसे ही स्टेबलाइज़र यानी कि इकोनॉमी को ऑटोमेटिक स्टेबलाइज करने की बात की जा रही है, क्योंकि हम तो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक ही स्टेबलाइजर की बात होगी। तो यानी कि अंडर, एक बार हम इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि अंडर सर्टेन स्पेंडिंग एंड टैक्स रूल, यानी कि किसी टैक्स रूल और स्पेंडिंग में सर्टेन एक्सपेंडिचर जो है हमारा, यानी कि जो हमारा खर्चा है, दैट ऑटोमेटिकली इंक्रीज, हमारा खर्चा अचानक से इंक्रीज हो जाए और जो टैक्सेस है वो ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाए। तो ये तो अच्छी बात है किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो व्हेन इकोनॉमिक कंडीशन वर्सन, यानी कि जब भी हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो, उस टाइम ऑटोमेटिक ही हमारे एक्सपेंडिचर बढ़ने लगे और टैक्सेस डिक्रीज हो जाए और इकोनॉमी अपने आप ही स्टेबलाइज हो जाए, यानी कि एकदम ठीक हो जाए, उसमें किसी तरह का डिफ्लेशन इन्फ्लेशन की सिचुएशन ना हो, तो उसी को हम बोलते हैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स। तो ये तो अगर मान लीजिए ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र का इतना लंबा डेफिनेशन है, तो अगर हमें बुक में लिखना होगा तो डायरेक्ट ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र ही लिखेगा, ताकि कम चीज़ों में हम ज़्यादा समझ सकें। तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये सब टर्म्स को एक साथ यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको बहुत डिफ़िकल्ट ना हो पढ़ने में। अब देखिए ऑटोनोमस चेंजेस, ऑटोनोमस मतलब होता है स्वतः, यानी कि ये जो चेंज होता है वो स्वतः होता है। तो कैसा चेंज है? अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स इन मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल कॉज्ड बाय फैक्टर एक्सोजीनियस टू द मॉडल। देखिए एक्सोजीनियस का मतलब होता है किसी बाह्य के, यानी कि कोई भी ऐसा फैक्टर जो बाहरी हो वो मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल को चेंज कर देता है, उसके वेरिएबल को। मतलब उसका वेरिएबल चेंज होने का कारण यही है कि कोई फैक्टर बाहर का है जिस पे हमारा कोई जोर नहीं है। वैसे चेंजेस को हम ऑटोनोमस चेंजेस कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। तो देखिए ऑटोनोमस का मतलब स्वतः, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा, और मल्टीप्लायर का मतलब होता है जो कि और मतलब वो बढ़ता ही जाए, वो खर्चा डबल होता जाए, मल्टीप्लाई होता जाए उसमें। तो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या होता है कि रेशियो है ये किस चीज़ का? एग्रीगेट आउटपुट, यानी कि एग्रीगेट आउटपुट और इनकम का, यानी कि जैसे जैसे इनकम हमारा चेंज होता रहेगा, इंक्रीज या डिक्रीज होता रहेगा, उसी हिसाब से जो हमारा आउटपुट है यानी कि इंक्रीज या डिक्रीज होता रहेगा, वो ऑटोनोमस हो जाएगा। उसके लिए हमें स्पेशली कुछ करना नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई कमाता है 10 रुपये, तो वो 10 रुपये के हिसाब से खर्चा करेगा, लेकिन कोई 5 रुपये कमाता है तो वो तो ऑटोमेटिक उसके खर्चे कम हो जाएंगे, एक्सपेंडिचर उसका कम हो जाएगा। तो उसी को ही ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब ए हमारा जो बहुत ही जनरल टर्म्स थे जो कि बार बार आते हैं, वो कंप्लीट हो गया। अब हम बी अल्फ़ाबेट पे आते हैं। तो देखिए ब्रेक इवन पॉइंट, कुछ 3-4 टर्म्स होते हैं, जैसे कि एक तो होता है सुपर प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट, एक होता है ब्रेक इवन पॉइंट, और एक होता है लॉस। ठीक, ये 3-4 कंडीशंस होती हैं जब कोई भी प्रोडक्शन होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट कब आता है? जब सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म विच अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जब हमारा जो सप्लाई कर्व है वो एकदम ये एकदम नॉर्मल पॉइंट, नॉर्मल उसको प्रॉफिट हो, यानी कि यहाँ तक तो वो प्रोडक्शन करेगा, अभी प्रोडक्शन अपना वो बंद नहीं करेगा, क्योंकि उसको उसके वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से उसको रेवेन्यू मिल जा रहा है, यानी कि जितना वो खर्चा किया है उसको उतना प्रॉफिट हो जा रहा है। लेकिन अगर इसी को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, लेकिन अगर उसको नॉर्मल प्रॉफिट भी ना हो तो वो शट डाउन की सिचुएशन में चला जाएगा, यानी कि उसको लॉस हो रहा है और अब वो प्रोडक्शन आगे प्रोसीड नहीं कर सकता है। तो इसी को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट तक तो वो प्रोडक्शन करेगा, लेकिन इसके बाद वो प्रोडक्शन करना बंद कर देगा कोई भी प्रोड्यूसर, तो उसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। अगर हम बजट लाइन कंसिस्ट की बात करते हैं, तो बजट लाइन क्या होता है? तो देखिए बजट लाइन
को अगर हम ड्रॉ करें तो इधर हमारा इनकम और इधर हमारा कंजम्पशन, यानी कि ये हमारा, तो ये बजट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा तो वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा, यानी कि ये इनकम है, ये कंजम्पशन है, तो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ता जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं, यानी कि जब हमारा जो भी कॉस्ट है, किसी भी चीज़ का जो कॉस्ट है वो हमारे इनकम के बराबर हो जाए, यानी कि कॉस्ट इनकम के जब बराबर हो जाएगा तो उसी को हम बजट लाइन कंसिस्ट कहते हैं। लेकिन बजट सेट किसे कहते हैं? तो देखिए, बजट सेट का मतलब होता है कि आदमी का जितना इनकम है, यानी कि किसी कंज्यूमर का जितना भी इनकम है, वो उस इनकम में बहुत सारे कलेक्शंस के बंडल को खरीद सकता है जो भी मार्केट प्राइस पे चल रहा है। यानी कि मान लीजिए मैंगो है, और भी चीज़ें हैं, क्लोथ है, और कुछ मशीन्स हैं। तो अगर मैंगो जिस रेट पे चल रहा है उस रेट पे ख़रीदने की क्षमता, ये क्लोथ जिस रेट पे चल रहा है, ये जिस रेट पे चल रहा है, अगर इसको ख़रीदने की क्षमता हमारे अंदर है, बहुत सारी बंडल्स को ख़रीदने की क्षमता, और जितना हमारा इनकम है उसी इनकम के अंदर, तो उसी को हम बजट सेट कहते हैं। अब आता है बैलेंस बजट। तो बैलेंस बजट का मतलब क्या होता है कि देखिए, बैलेंस बजट कब गवर्नमेंट ही बैलेंस बजट और डेफिसिट, बैलेंस डेफिसिट, बजट डेफिसिट, सरप्लस डेफिसिट, ये सब गवर्नमेंट के काम होते हैं। तो यानी कि जितना भी हमारा एक्सपेंडिचर है, मान लीजिए कि हम टैक्सेस से, गवर्नमेंट कहाँ से पैसे लेती है? टैक्सेस से लेती है, कुछ गिफ्ट्स ग्रांट्स ऐसे मिल जाते हैं, या बोरोइंग करती है पैसे के लिए। तो मान लीजिए, लेकिन सिर्फ बैलेंस बजट में हम सिर्फ टैक्स की बात करेंगे, यानी कि मान लीजिए टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को 100 रुपये मिलता है, और वो गवर्नमेंट खर्चा भी करती है, यानी कि एक्सपेंडिचर भी 100 रुपये का ही करती है। तो ऐसे बजट को हम बैलेंस बजट कहते हैं, यानी कि जितना टैक्स से हमें पैसा मिला उतना ही हमारा खर्चा होगा, तो उसको गवर्नमेंट बैलेंस बजट कहती है। लेकिन अक्सर हमें क्या होता है कि हमें टैक्स मान लीजिए 100 रुपये मिलता है, लेकिन हमारे खर्चे 200 रुपये हो जाते हैं, तो ऐसे को हम बोलते हैं डेफिसिट बजट। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आता है बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। तो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर किसे कहते हैं? यानी कि अब मल्टीप्लायर के टर्म्स में आ जाएंगे तो इसमें भी हम टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की ही बात करेंगे। तो अब देखिए, अब यहाँ पे जब टैक्स मल्टीप्लायर और टैक्स मल्टीप्लायर और गवर्नमेंट मल्टीप्लायर दोनों इक्वल हो, मतलब एक के बराबर हो जाएं, तो ऐसे बजट को हम बैलेंस बजट मल्टीप्लायर कहते हैं। मतलब ऐसे मल्टीप्लायर को बैलेंस बजट मल्टीप्लायर करते हैं जहाँ पे टैक्स और ये दोनों एक के इक्वल हो जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि बैंक रेट क्या होता है। अक्सर आप सुनते हैं कि बैंक रेट बढ़ गया, बैंक रेट घट गया, तो इसका मतलब क्या होता है? तो बैंक रेट एक ऐसा इंटरेस्ट रेट है जो कि कमर्शियल बैंक, मतलब कमर्शियल बैंक पेएबल होता है, यानी कि आरबीआई, नॉर्मल भाषा में समझे तो आरबीआई एक तरह से पैसे देता है कमर्शियल बैंक को, लेकिन वो ये पैसे जो बैंक रेट का जो पैसा होता है ना, ये जब मान लीजिए कमर्शियल बैंक के पास पैसे की शॉर्टेज हो गई तो वो बोरो करेगा बैंक आरबीआई से, और वो भी मान लीजिए कि वो उसके पास कोई कोलेट्रल नहीं है। कोलेट्रल का मतलब है कि वो कुछ गिरवी नहीं रख सकता है। तो कमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म के लिए जब कोई लोन लेता है तो वो बैंक, मतलब वो आरबीआई से लेता है लॉन्ग टर्म के लिए विदाउट कोलेट्रल, तो उसी को हम बोलते हैं बैंक रेट। यानी कि जिस रेट पे उस कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से उधार लिया है, वो भी लंबे समय के लिए और बिना किसी कोलेट्रल को दिए हुए, बिना किसी कोई चीज़ गिरवी रखे हुए, ऐसे को हम बोलते हैं बैंक रेट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, बाटर एक्सचेंज। तो बाटर एक्सचेंज तो हमने बहुत सुना है कि जब मनी नहीं होती थी तो लोग वस्तुओं का एक्सचेंज करते थे। यानी कि मान लीजिए कि किसी के एक गाय के बराबर कुछ मिलता होगा, उनका जो भी यूनिट होगा कि तुम एक गाय दे दो, हम तुम्हें ये सामान दे देंगे। और कुछ टाइम पहले अगर कोई गाँव से बिलोंग करता हो तो उसको पता होगा कि गांव में अगर हम कुछ गेहूँ लेके जाते थे तो उसके बदले हमें टॉफ़ी, चॉकलेट, नमकीन मिल जाता था। तो उसी को बोलते हैं हम बाटर एक्सचेंज, जहाँ पे विदाउट मनी हम एक्सचेंज करते हैं कमोडिटी का। अब आता है बेस रेट। तो बेस ईयर क्या होता है? तो ऐसा ईयर जो मतलब जीडीपी, जब हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, तब कि रियल जीडीपी की कैलकुलेशन में हम
बेस ईयर ही लेते हैं। ये अक्सर एग्जाम्स में, एक एग्जाम्स में पूछा गया था कि रियल जीडीपी के कैलकुलेशन में किस ईयर को लिया जाता है, बेस ईयर, करेंट ईयर, नॉमिनल ईयर। तो हम बेस ईयर को लेते हैं, यानी कि द ईयर हुज प्राइस आर यूज टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी, यानी कि वो ऐसा ईयर जो रियल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए जिसकी प्राइस का यूज़ करते हैं उसको हम बेस ईयर कहते हैं। अब आते हैं बॉन्ड्स के बारे में। तो बॉन्ड्स क्या है? अब देखिए, बॉन्ड क्या होता है? एक प्रॉमिसरी, एक मतलब वो बॉन्ड में एक प्रॉमिस लिखा होता है कि हम फ्यूचर में आपने जो भी रिटर्न्स हैं एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद हम उस बॉन्ड, मतलब वो बॉन्ड अगर पेपर हम ले जाएंगे तो हमें उसके हिसाब से जितने उस बॉन्ड में जो भी प्रॉमिस की गई है हमें उसके हिसाब से हमें पैसे मिल जाते हैं। तो बॉन्ड कौन इशू करता है? तो गवर्नमेंट इशू कर सकती है। किस लिए इशू करती है? मनी को बोरो करने के लिए, पब्लिक से मनी को बोरो करने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, या तो वो गवर्नमेंट अपने बॉन्ड को बेचती भी है, खरीदती भी है। तो उसको ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। तो देखिए, बॉन्ड में होता क्या है कि कोई एक स्लिप ऑफ पेपर ही है जिसमें एक नोट लिखा होता है कि इस स्पेसिफाइड पीरियड पे इतने टाइम आपका जो पैसा है मैच्योर हो जाएगा, और उसी बॉन्ड को गवर्नमेंट क्या करती है? बोरो भी करती है पब्लिक से, और कभी कभी उसको समय आने पे बेच भी देती है। तो एक टाइम के लिए बॉन्ड हम खरीदते हैं ना कि हमारा बॉन्ड इतने टाइम बाद हमें इतना पैसा मिल जाएगा, तो वो भी एक तरह से बॉन्ड होता है। अलग अलग तरीके के हो सकते हैं बॉन्ड। अब देखिए, ब्रॉडर मनी, हमने पीछे एग्रीगेट मॉनेटरी पढ़ा था, एग्रीगेट मॉनेट, और हम अभी ब्रॉड मनी पढ़ेंगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट मॉनेटरी में करेंसी प्लस अदर डिपॉजिट प्लस डिमांड डिपॉजिट ही शामिल होता है, लेकिन ब्रॉडर मनी में करेंसी, अदर डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जब एक साथ होते हैं वैसे मनी को हम ब्रॉडर मनी कहते हैं। अब देखिए, नैरो मनी का मतलब क्या होता है? तो जो अभी मैंने सी प्लस OD प्लस DD बताया था, इसी को हम नैरो मनी यानी कि M1 के नाम से जानते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि ब्रॉड मनी और नैरो मनी क्या होती है। अब आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। अक्सर ये तो पूरा चैप्टर ही है इकोनॉमिक्स में, बैलेंस ऑफ पेमेंट, लेकिन हम उसे कहते क्या है? तो एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि किसी भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर एक दुकान वाला है तो दुकान वाला जो भी लेन देन करता है तो वो एक पेपर पे लिखता है ना, एक अकाउंट अपना मेंटेन करता ही है। इसी तरह कंट्री वाइज भी अपना अकाउंट मेंटेन होता है। इसी तरह से दो बड़ी बड़ी फर्म्स के साथ भी जो भी लेन देन होते हैं उसका एक अकाउंट मेंटेन किया जाता है। इसी तरह से जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ यानी कि पूरी दुनिया के साथ अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी जो समरी यानी कि सेट ऑफ अकाउंट, जो भी हम समरी लिखते हैं उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के रूप में लिखते हैं या जानते हैं। जो भी हम पेमेंट करते हैं वो हमेशा बैलेंस के रूप में ही होना चाहिए। इसके बहुत सारे दो होते हैं, इसके दो अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, उसमें सब में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो वो हम बाद के वीडियो में, जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ना होगा वो कमेंट सेक्शन में बताएगा, उसके लिए भी वीडियो लेके आएंगे। अभी मैं एक बहुत शॉर्ट में आप लोगों को डेफिनेशन यहाँ पे बता रही हूँ, ताकि आप लोग एग्ज़ाम्स में भी ये डेफिनेशन पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी हम गलत कर देते हैं। उसके बाद है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। हम बी पढ़ लिया, अब हम सी पढ़ेंगे। तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है? तो ये इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोडक्शन फंक्शंस दैट होल्ड व्हेन अ प्रोपोर्शनल इनकम ऑफ ऑल इनपुट्स रिजल्ट इन अ इंक्रीजिंग आउटपुट बाय द सेम प्रपोर्शन। देखिए, जब कोई भी इनपुट या आउटपुट सेम प्रपोर्शन में चेंज होता है, यानी कि जिस प्रपोर्शन से इनपुट चेंज होता है उसी मतलब प्रपोर्शनल इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो वो भी सेम प्रपोर्शन के साथ, वैसे को हम बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ये सिर्फ प्रोडक्शन पर्पस के लिए ही यूज़ किया जाता है। जहाँ पे आउटपुट इनपुट की बात की जाती हो वहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल हम यूज़ करते हैं, लेकिन तब जब सेम प्रपोर्शन से इनपुट आउटपुट यूज़ होते हैं प्रोडक्शन फंक्शन में। कॉस्ट फंक्शन किसे कहते हैं? तो देखिए, कोई भी फर्म अगर स्टार्ट होगी तो उसको कोई ना कोई एक मिनिमम कॉस्ट हर एक लेवल के आउटपुट पे देना ही पड़ेगा। उसी को हम कॉस्ट फंक्शन के नाम से जानते हैं। कैपिटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं? तो विच हैज़
itself been produced and which is not generally entirely consumed in production process। देखिए तो कुछ मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि जिसको कंज्यूम पूरी तरह से नहीं किया जाता है और प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान मतलब कुछ बच जाते हैं, उसी को हम कैपिटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस कहते हैं। यानी कि वो खुद के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं, किसी और चीज़ के लिए नहीं, मतलब उसको बेचने के लिए नहीं किया जाता है, जिसका कंजम्पशन नहीं होता है। अब हम आते हैं कैपिटल गेन और लॉस। यानी कि जब भी हमारे वेल्थ में किसी भी मतलब अगर एप्रिसिएशन या रिडक्शंस होता है बॉन्ड मार्केट में अगर कुछ बढ़ता है या घटता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी भी तो वैल्यू, जो बॉन्ड होल्डर है उसकी भी तो वैल्यू घटेगी बढ़ेगी। तो उस जब हमारी वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि जब बॉन्ड मार्केट मतलब बॉन्ड की जब प्राइस ऊपर होती है बॉन्ड मार्केट में, तो यानी कि हमें भी उसका फ़ायदा होगा, तो हम उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। जब हमें फ़ायदा होता है तो हम उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। और कभी कभी बॉन्ड की प्राइस घट जाती है तो वो हमें नुकसान होगा, यानी कि लॉस होगा, तो उसी को हम बोलते हैं कि हमारे कैपिटल का, यानी कि हमारे पैसे जो कि हमने बॉन्ड के रूप में दिए थे उस पे हमारे वेल्थ का जो है नुकसान हो गया है, उसी को हम कैपिटल लॉस कहते हैं। और कैपिटल गेन तब कहते हैं जब बॉन्ड की प्राइस बॉन्ड मार्केट में बढ़ जाती है, एप्रिसिएट हो जाती है, तो जो बॉन्ड होल्डर है उसकी जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो जाती है, तो उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। देखिए कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स को कहते हैं कि जो कि हमें मतलब इमीडिएट तो हमें हमारे नीड्स को पूरा नहीं कराता है, लेकिन उस गुड्स से हम एक अदर गुड्स को हम बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो वो गुड्स हमारे नीड को पूरा कर सकता है। ऐसे गुड को हम कैपिटल गुड कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई गुड है जिसे वो हमारे नीड को तुरंत इमीडिएट फुलफिल नहीं कर रहा है, लेकिन उससे हम कोई नई चीज़ बना रहे हैं और उसका हम यूज़ करेंगे, तो ऐसे गुड को हम कैपिटल गुड कहते हैं। अब आते हैं कैपिटलिस्ट कंट्री और इकोनॉमी। तो देखिए कई तरह की इकोनॉमी होती है, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड। हमारे इंडिया मिक्स्ड है जिसमें सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट दोनों इंक्लूड है। तो कैपिटलिस्ट ऐसी कंट्री होती है जो कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं चाहती है, यानी कि जिसका मोस्ट जो प्रोडक्शंस है वो कैपिटलिस्ट ही करते हैं। यानी कि जो भी कंट्री में जो प्रोडक्शंस होते हैं वो बड़े बड़े फर्म्स जो भी कैपिटलिस्ट है वो करते हैं, इसमें किसी तरह का गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। अब कैपिटलिस्ट फर्म किसे कहते हैं, ये तो कंट्री हो गई, यानी कि कंट्री का जो भी प्रोडक्शंस होता है वो कैपिटलिस्ट फर्म के द्वारा होता है। तो पहले तो हमें तो पता होना चाहिए ना कि कैपिटलिस्ट फर्म किसे कहते हैं। तो जो भी देखिए कैपिटलिस्ट उसे कहते हैं जिसके जो प्रोडक्शन का जो ओनरशिप है वो कोई प्राइवेट हाथ में हो, यानी कि ऑफ कोर्स यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है। प्रोडक्शन फॉर द मार्केट, यानी कि प्रोडक्शन किसके लिए हो, मार्केट के लिए हो। और जो भी वो लेबर जिस रेट पे परचेज करते हैं उस रेट को वेज रेट कहते हैं। और वो कंटिन्यूअस एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, यानी कि एक चीज़ कंटिन्यूअस एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि कैपिटल का बार बार कंटिन्यूअस प्रोडक्शंस होना, यानी कि जब जितना कैपिटल बढ़ेगा उतना ही फर्म ग्रो करती है। तो कैपिटलिस्ट फर्म क्या इस पे फोकस करती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो कैपिटल को क्रिएट कर सके, यानी कि कैपिटल उसकी बंद ना हो, तो कंटिन्यूअस एक्यूमुलेशन होता है कैपिटल का। तो ये तो है कैपिटलिस्ट फर्म के डेफिनेशन। उसी तरह से कैपिटलिस्ट कंट्री मतलब कैपिटलिस्ट कंट्री जो अभी हम देखे हैं, तो यानी कि जो भी कैपिटलिस्ट फर्म के द्वारा प्रोडक्शंस होता है कंट्री में, मतलब उसी को हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट कंट्री। अब आता है कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि CRR। तो ये कंसेप्ट बैंकिंग से रिलेटेड है, यानी कि ऐसा फ्रैक्शंस, मतलब जब कमर्शियल बैंक जो भी दिन भर में CRR रोज़ मेंटेन करना पड़ता है बैंकों को, तो कमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट का एक फ्रैक्शन
जब कैश के रूप में आरबीआई को जमा कर देती है, यानी कि ये सिर्फ कैश के रूप में जमा होता है। आपने सुना होगा सीआरआर के बारे में, एसएलआर के बारे में, अक्सर न्यूज़ में आता है एसएलआर बढ़ गया, सीआरआर बढ़ गया। तो ये होता क्या है? तो यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि ऐसा रेशियो जिसमें हम सिर्फ कैश को रिजर्व करते हैं, तो यानी कि उसको हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। कि रोज़ हमेशा कमर्शियल बैंकों को कैश के रूप में कुछ पोर्शन आरबीआई को जमा करने पड़ते हैं, और ये इसलिए जमा करने पड़ते हैं कि कोई भी अनफॉर्चून हो जाए बैंक के साथ, तो कस्टमर के पैसे ज़्यादा ना डूबें। तो इस वजह से ये आरबीआई ने हर एक बैंकों को मैंडेटरी कर दिया है कि आप सीआरआर के रूप में अपने कैश कुछ हमारे यहाँ रिक्वायर्ड रूप से रखेंगे, और ये मैंडेटरी है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। तो देखिए, सर्कुलर फ्लो का मतलब गोल गोल घूमता है, यानी सर्कल में हमारा इनकम फ्लो होता रहता है। तो किसी भी गुड्स के लिए, मतलब हमारी इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो तो हर चीज़ का होता है। यानी कि किसी चीज़ का फैक्टर पेमेंट करते हैं तो उसी पेमेंट से कोई एक्सपेंडिचर होता है तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, फिर उसके बाद अलग प्रोडक्शंस होता है। यानी कि जो भी इनकम है वो इकोनॉमी में सर्कल रूप से घूमता रहता है। अगर हम आते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्या होता है, तो ऐसे गुड्स मतलब जिसका कंजम्पशन तुरंत ही इमीडिएटली ख़त्म ना हो जाए। जैसे कि आज हम गए तो कुछ खा लिए, मतलब कुछ हमने खा लिया, कंज्यूम उसका कर लिया, तो अब खा लिए तो फिर दोबारा उसको खा नहीं सकते हैं। तो ऐसे को हम नॉन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कहते हैं, जो कि हमारे कंजम्पशंस बहुत लंबे समय तक चले, उसको हम कंज्यूमर ड्यूरेबल कहते हैं। जैसे कोई सामान है तो वो बहुत लंबे समय तक हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या है? कंज्यूमर ड्यूरेबल कहलाएगा। ड्यूरेबल मतलब कि बहुत दिन तक चलने वाला। अब आते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो देखिए, कोई भी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो है, सीपीआई इन्फ्लेशन डिफ्लेशन मेजर करने का एक कारक भी है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से होता है। तो ये क्या है? परसेंटेज चेंज इन वेटेज एवरेज प्राइस, यानी कि वेटेज एवरेज प्राइस में परसेंटेज चेंज, एंड वी टेक द प्राइस ऑफ अ गिवन बास्केट ऑफ द कंजम्पशन गुड। यानी कि हमें एक बास्केट बना दिया गया, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, यानी 614 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं, और उसके प्राइजेस में कितने चेंजेस होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसी को हम सीपीआई कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। यानी कि किस हिसाब से किसी भी चीज़ों का प्राइस चेंज होता है कि आज इस दाम पे है, कल उस दाम पे होगा, तो वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ही द्वारा चेंज घटता बढ़ता रहता है। अब आते हैं कंजम्पशंस गुड। तो ऐसे गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय अल्टीमेटली कंज्यूमर और मीट द इमीडिएट नीड ऑफ कंज्यूमर इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड। यानी कि ऐसा गुड जो कि सिर्फ अल्टीमेटली कंज्यूमर ही कंज्यूम करे और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, ऐसे गुड को हम कंजम्पशन गुड कहते हैं। इट मे इंक्लूड सर्विस एज वेल, यानी कि गुड्स के साथ साथ सर्विस भी इंक्लूड करता है, ऐसे को हम कंजम्पशन गुड कहते हैं। अब कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? देखिए, अगर सबने टैक्स के बारे में तो सुना ही होगा कि हमारा इनकम टैक्स लगता है, तो वो वेल्थ टैक्स लगता है। तो देखिए, इनकम टैक्स किसी के इनकम के, यानी कि हमारे जो भी हम इनकम करते हैं उस पे लगता है। इसी तरह से प्राइवेट फर्म जब प्रोडक्शन करती है तो वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाती है, तो उसके प्रॉफिट पे जो टैक्स इम्पोज होता है, यानी कि कॉरपोरेशन जो कि प्राइवेट सेक्टर फर्म्स हैं, यानी ये कॉरपोरेट टैक्स सिर्फ प्राइवेट सेक्टर फर्म्स पे ही लगते हैं, उनके प्रॉफिट पे जो टैक्स इम्पोज्ड होता है उसको हम कॉरपोरेट टैक्स कहते हैं। करेंसी डिपॉजिट रेशियो किसे कहते हैं? तो देखिए, अभी हम सीआरआर पढ़े, उसी तरह से सीडीआर है। तो द रेशियो ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन करेंसी, यानी कि वो रेशियो जो कि लोगों के पास करेंसी के टर्म्स में एंड डिपॉजिट इन अ कमर्शियल, यानी कि जब पब्लिक अपने मनी का कुछ रेशियो डिपॉजिट करती है कमर्शियल बैंक को, यानी कि हम अपने बैंकों में मनी तो हम डिपॉजिट करने ही जाते हैं, तो उसको हम करेंसी डिपॉजिट रेशियो के नाम से जानते हैं, जो पब्लिक डिपॉजिट करती है बैंकों में। अब नेक्स्ट आते हैं, सी खत्म हो गया, हम डी पे आते हैं कि डेफिसिट फाइनेंसिंग थ्रू सेंट्रल बैंक बोरोइंग। देखिए, डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या मतलब होता है? डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, और घाटा को जब हम फाइनेंस करते हैं, यानी कि घाटा चुकाते हैं, और किससे? सेंट्रल बैंक बोरोइंग से। तो उसका मतलब क्या होता है कि फाइनेंसिंग ऑफ बजट डेफिसिट, यानी कि जब हमारा बजट में डेफिसिट हो जाए। अभी मैंने आपको बताया कि डेफिसिट
किसे कहते हैं। जितना हम कमाते हैं और उससे ज़्यादा का हम खर्चा कर देते हैं तो उसके बीच का जो गैप होता है वो डेफिसिट कहलाता है। तो जो डेफिसिट है, बजट में डेफिसिट है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो करती है कुछ मनी, वो भी सेंट्रल बैंक से, और लीडिंग टू इंक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी एंड मे रिजल्ट इन इन्फ्लेशन। देखिए, अगर गवर्नमेंट बोरो करेगी सेंट्रल बैंक से मनी, तो जाहिर सी बात है कि वो मनी अल्टीमेटली हमारे इकोनॉमी में ही जाएगा। तो जितना मनी सप्लाई इकोनॉमी में होता है उतना लोग डिमांड करते हैं चीज़ों की, और डिमांड करेंगे तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। मतलब जितना डिमांड बढ़ेगा प्रोडक्ट कम हो जाएंगे, और जिसकी वजह से उसकी प्राइस बढ़ जाती है, तो उसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो जो गवर्नमेंट है वो बोरो करती है जब सेंट्रल बैंक से, तो उसी को हम बोलते हैं। और वो किस लिए बोरो करेगी, या तो उसने कहीं से उधार लिए थे और वो चुकाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वो उधार लेके सेंट्रल बैंक से फिर पहले वाले उधारी को पूरा करेगी। तो इसी को हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग थ्रू सेंट्रल बैंक बोरोइंग, यानी कि सेंट्रल बैंक से उधार लेके अपने पीछे की उधारी को चुकता करती है, उसी को हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। अब डेप्रिसिएशन की बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं। तो दो टर्म है, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। ये कब होता है, जब ऑटोमेटिक, यानी कि जब हमारे डोमेस्टिक करेंसी, जो हमारी करेंसी है डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि जो हमारी रुपए है, ये फॉरेन करेंसी में जो डिक्रीज होती है, यानी कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के थ्रू। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ऐसा एक्सचेंज रेट है जो कि मार्केट के हिसाब से चलता है, ना कि कोई इंटेंशनली कम या ज़्यादा करता है इसको। तो ऐसा एक्सचेंज रेट जो मार्केट के हिसाब से चलता है, और उसके हिसाब से हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू अगर घट जाती है, यानी कि उसकी प्राइस कम हो जाती है, तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक, तो ये तो एक डेप्रिसिएशन हमारे फॉरेन मार्केट में होता है, यानी कि फॉरेन करेंसी के टाइम होता है, और एक डेप्रिसिएशन मशीन में जो टूट फूट हो जाती है और कुछ टाइम के बाद, मतलब कैपिटल स्टॉक हमारा उस मशीन को बनाने में लग जाता है, तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं कैपिटल का। अब देखिए, एक आता है डीवैल्यूएशन। तो हमने डेप्रिसिएशन सुना और ये डीवैल्यूएशन, ये दूसरा टर्म है, ये यहाँ पे लिख गया है। तो देखिए, डेप्रिसिएशन में क्या होता है, मार्केट फोर्स जब करेंसी के प्राइस को कम कर देती है तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। लेकिन हमारा जो डीवैल्यूएशन है, ये हमारी डोमेस्टिक करेंसी को हम जानबूझ के अगर हम कम कर देते हैं तो उसको हम डीवैल्यूएशन करते हैं, यानी कि हमने अपने खुद की करेंसी की डीवैल्यू कर दी, यानी कि वैल्यू कम कर दी, तो उसको हम डीवैल्यूएशन करते हैं। ये हमारे सेंट्रल बैंक ही करती है। जब कुछ बहुत जैसे कि मान लीजिए कि डॉलर की वैल्यू बहुत बढ़ गई थी अभी कुछ दिन पहले, तो जानबूझ के आरबीआई ने अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर दिया था ताकि डॉलर पे ज़्यादा डिपेंडेंसी ना हो हमारी। मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए किया जाता है डीवैल्यूएशन। तो डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन ये दोनों जो टर्म हैं, ये फॉरेन करेंसी से डील करते हैं। फॉरेन करेंसी में भी डेप्रिसिएशन के साथ एप्रिसिएशन का कंसेप्ट आता है। इसी तरह से डेप्रिसिएशन एक हमारे नॉर्मल टर्म पे भी होती है, जब हमारे कोई मशीन हमने लिए हैं उसमें कुछ टूट फूट हो जाती है, यानी कि मशीन को बढ़ाने का कॉस्ट अगर अभी हमारा बढ़ गया तो उसको भी हम डेप्रिसिएशन कहते हैं कि अभी हमारे जो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो हमारा कैपिटल है वो मशीन को बनाने में लग जाता है। उसकी छोटे मोटे, जैसे कि हमने स्कूटी ख़रीदा है तो कुछ टाइम बाद उसके कुछ पार्ट्स में ख़राबी हो गई, तो उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसी तरह से अगर ब्रॉडर लेवल पे समझे तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहेंगे। अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स किसे कहते हैं कि जब भी वो ये एक सिचुएशन होती है कि जब सेम चीज़ों का डिमांड दो इकोनॉमिक एजेंट के साथ सेम टाइम पे कर दिया जाए, तो उसी को ही हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं
डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को हम कैसे समझाएंगे? अभी हमने कुछ देर पहले कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल पढ़ा था, यानी कि जिस हिसाब से हमारा आउटपुट बढ़ता है उसी सेम प्रपोर्शन में इनपुट बढ़ता है, उसको हम कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। लेकिन डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हम उसे कहते हैं कि जब हमारा इनपुट जो है वो ज़्यादा होता है बट जो उसका आउटपुट है वो कम आता है, तो उसको हम डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं कि इनपुट तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लगा रहे हैं लेकिन हमारा आउटपुट उतना आ नहीं रहा है उसके हिसाब से। तो ऐसे प्रोडक्शन को हम डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। अब आता है डिमांड कर्व। तो देखिए, डिमांड कर्व तो हमने पढ़ा ही है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और डिमांड कर्व कैसा होता है हमारा, जैसे जैसे ये हमारा डिमांड कर्व है और ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, यानी कि प्राइस बढ़ेगा, ये क्वांटिटी है और ये इधर वाला प्राइस है, यानी कि जैसे जैसे प्राइस कम होता रहता है वैसे वैसे क्वांटिटी हमारी बढ़ती जाती है। यानी कि एक तरह से इन्वर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस में और क्वांटिटी में, यानी कि प्राइस अगर कम होगी तो क्वांटिटी ज़्यादा होगी और प्राइस हमारी ज़्यादा होगी तो क्वांटिटी हमारी कम होगी। अब आता है डिमांड फंक्शन के बारे में। देखिए, डिमांड कर्व था जो कि अभी हमने ऐसे ड्रॉ किया। इसी तरह से डिमांड फंक्शन भी होता है जिसमें डिमांड, अगर कोई पूछे कि डिमांड किसका फंक्शन है तो हम बोलेंगे ना कि डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस। डिमांड प्राइस का फंक्शन है, लेकिन ज़रूरी नहीं। देखिए, मार्केट में अगर हम डिमांड करते हैं तो सिर्फ प्राइस ही एक इफ़ेक्ट नहीं करता है, प्राइस के साथ साथ उसका टेस्ट, उसका प्रेफरेंस, उसका अदर जो गुड्स हैं उसके प्राइस, ये सब इफ़ेक्ट करते हैं हमारे डिमांड को। लेकिन जब हम डिमांड फंक्शन की बात करते हैं तो हम बाकी चीज़ों को कांस्टेंट रख देते हैं और सिर्फ प्राइस की बात करते हैं, यानी कि डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, रिमेनिंग अदर थिंग कांस्टेंट, यानी कि हमारा टेस्ट, प्रेफरेंस, हमारा इनकम, ये सबको हम कांस्टेंट रखते हैं जब हम डिमांड फंक्शन की बात करते हैं। और डिओपॉली, तो डिओपॉली एक ऐसा मार्केट है, मतलब डिओपॉली जो मार्केट है जिस सिर्फ दो ही फर्म है, यानी कि जहाँ पे सिर्फ दो फर्म होते हैं उसको हम डिओपॉली कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमने ए से लेकर डी तक के सारे जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स में जो बार बार यूज़ होते हैं उनके हमने डेफिनेशन देखे, वो भी 1-2 लाइन में। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। और इसी तरह से मैं और बाकी जितने भी टर्म्स हैं इकोनॉमिक्स के, जैसे अल्फ़ाबेट वाइज में डेफिनेशन दूसरे पार्ट में ज़रूर लेके आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड